हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं। आपका जितना भी आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस है उसको थोड़ा समय पहले ही आप लोग से माफ़ी मांग लूँगी बिकॉज आई एम हैविंग अ सॉर थ्रोट। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो काइंडली एडजस्ट विद द वॉइस, है ना। थोड़ा सा आपको लगेगा बट आई ट्राई कि थोड़ी सी क्लियर है आवाज़ और आपको जो भी मैं समझाऊँ वो समझ में आ जाए। नाउ सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस। वेयर वी बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो हम इसको क्यों देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अराइवल हुआ लिस्बन पोर्तुगाल में किसका 5 डे यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस का, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उन्होंने एक प्री कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी। किसके साथ? कि इंडिया के जितने भी डेलीगेट्स हैं, इंडिया की तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एम्बेसी ऑफिशियल्स को, ताकि वो देख सकें कि भारतीयों की प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी स्कूल वगैरह में हैं तो कल मान लीजिए इंटर हाउस कंपटीशन है किसी भी चीज़ का, ठीक है, या कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली है, आपका डिबेट कंपटीशन होने वाला है, तो व्हाट डू दे डू कि हम आपके जो अलग अलग हाउस के जो भी टीचर्स होंगे या जो भी आप कह सकते हैं कैप्टन्स होंगे, वो बुलाते हैं अपने टीममेट्स को कि भाई बताओ तुम लोग की प्रिपरेशन क्या है, कल हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेम थिंग हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये प्री कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है ताकि वो इंडियन डेलीगेट्स के साथ में एम्बेसी ऑफिशियल्स की जो प्रिपरेशन है उसको सेल्फ एसेस कर सके। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, होल्ड ऑन, व्हाट इज दिस हैपनिंग। हाँ, तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पार्ट क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी आपकी ये पूरा कॉन्फ्रेंस है इसमें 130 कंट्रीज आपकी पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक, 27 जून से लेके 1 जुलाई 2022 तक ये ऑर्गेनाइज होने वाला है। ये है क्या, लगभग अगर हम देखें ओशन के बारे में वी ऑल नो, है ना, हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 70% जो अर्थ का सरफेस है वो आपका किससे ढका हुआ है, पानी से, जिसमें अगर आप देखेंगे बहुत ही लार्जेस्ट बायोस्फीयर देखने को मिल जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा बायोस्फीयर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें लगभग आपको 80% ऑफ ऑल लाइफ इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की जितनी लाइफ है उसका 80% आपको ओशन में ही मिलता है। 50% ऑक्सीजन ये आपका क्रिएट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कितनी डेंजरस गैस है, ठीक, जरूरी भी है बट उतनी ही ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल भी है। उसका 25% एब्जॉर्प्शन ये लोग करते हैं एंड 90% जो एडिशनल हीट जनरेट होती है इनकी तरह, उसका बेसिक आप क्या करेंगे, कैप्चर करते हैं, यानी उसको ये क्या करते हैं, हटाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से। तो ओशन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से सारे लिविंग बीइंग्स के लिए। अब इनको अगर हम कहें, इनको सिर्फ लंग्स ऑफ द प्लैनेट नहीं कहा जाता है बट इनको लार्जेस्ट कार्बन सिंक भी कहा जाता है, जो क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक, बट यही सिर्फ रीज़न नहीं है, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास हमारे SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। रिमेंबर, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो जो हमारा SDG 14 है दैट इज लाइफ बिलो वाटर, पानी के अंदर हमारी लाइफ कैसे होने वाली है। ठीक है, साइंस क्लियर है कि ओशन क्या है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, अगर हम देखेंगे हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी हम, अगर आपने किसी ने, आई थिंक व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवी, मैं भूल रही हूँ, अक्षय कुमार के दैट मंगल मिशन सॉर्ट ऑफ ना, कुछ ऐसे ही, तो उसमें आपने देखा होगा कि ओशन के प्लास्टिक से वो शीट बनाते हैं। रिमेंबर, वो जो आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने ओशन के प्लास्टिक से शीट बनाई थी आपके सैटेलाइट की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेम, हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितना ज़्यादा प्लास्टिक जनरेट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा ओशन को हार्म कर रहे हैं और हमारी वजह से ये थ्रेट बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो आप देखेंगे अलग अलग तरीके की आपको क्लाइमेट चेंज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बाद फिर आप देखेंगे तो फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिलेगी, डिजीजेज आएंगी, पैंडमिक्स आएगा, फिर आपकी बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, फिर कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। किसकी वजह से? सिर्फ ओशन की वजह से। यूएन डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको डिक्लेयर किया गया है? 2021 से लेके 30 तक। ठीक है, सो रिमेंबर दैट, क्या रिमेंबर करना है आपको कि 21 से लेके 30 तक हमारा यूएन डिकेड डिक्लेयर किया गया है ओशन साइंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर हम मेनली क्या करेंगे, अपने ओशन जो हमारा एक, अगर आप कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा बायोडाइवर्सिटी रिसोर्स है, उसको हम लोग प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और 2030 तक जो भी हमारा एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको हम लोग अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग ऑल दिस, आपको पता होना चाहिए यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रहा है, ठीक, कौन इसमें बेसिक आपका पार्टिसिपेट करने वाला है, कितनी कंट्रीज होती हैं, कब हुआ था, दीज आर द सर्टेन थिंग्स, SDG गोल्स आपको पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अमरंथस। ठीक है, अमरंथस की बात करें तो आपने देखा होगा इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ, जैसे आप पालक खाते हैं, ठीक है, उसी तरीके का ये भी आपका एक प्लांट है जिसको हम लोग खाते हैं।
एंड इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको जो न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एफर्ट्स आर अंडरवे टू पॉपुलराइज द इंक्लूजन ऑफ, अगर आप देखेंगे किसकी बात हो रही है, अमरंथस इन अ वाइड वेराइटी ऑफ लीफी वेजिटेबल एज पार्ट ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक, तो मैसूरी रीजन में जो भी फार्मर्स हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करते हैं, उनमें वो लोग अमरंथस को इंक्लूड करके इसको पॉपुलराइज करना चाहते हैं। इसके लिए ये बेसिक आपकी कोशिशें की जा रही है। नाउ मिक्स्ड क्रॉपिंग आपको मुझे बतानी है, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, 2-3 तरीके की क्रॉपिंग आपको देखने को मिलती है। मिक्स्ड फार्मिंग आपने सुना होगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग आपने सुना होगा। यू हैव टू टेल मी रिगार्डिंग दिस, ठीक है। जिसने मेरे एनसीईआरटी के वीडियोस देखे हैं, मैंने बहुत ही डिटेल में आपको कवर करके एंड डिफ्रेंशिएट करके बताया है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा क्रॉप रोटेशन क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको डेफिनेशन बताया, एक बार सिर्फ कहीं पर भी सर्च करिए आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग का डेफिनेशन मिल जाएगा। कॉपी कर लीजिए, नहीं पढ़ना उसको उठा के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आई विल बी सेटिस्फाइड कि आपने कोशिश की ढूंढने की। नाउ अमरंथ की बात करते हैं, इसके जीनस में 60-70 स्पीशीज आती हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर आप देख सकते हैं जो पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगी। ये फूड क्रॉप्स में माने जाती है, यानी ऐसे क्रॉप्स जिसको हम खाते हैं, ठीक, जो इनकी पत्तियों के लिए, इनकी बीजों के लिए, दोनों के लिए, इनकी सीड्स के लिए भी उगाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। नॉन ग्रास सीड्स होते हैं जो सीरियल ग्रेन की तरह यूज़ किए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक कॉमन क्या देखने को मिलता है, गार्डन ऑर्नामेंटल्स, यानी ऐसा है कि ये जो हाउस में हम लोग बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं जो सिर्फ सजावट के लिए होते हैं ना, जस्ट फॉर द ऑर्नामेंटलिज्म, सो ये उनके लिए भी यूज़ होते हैं। एंड इसकी कुछ स्पीशीज वीड्स भी मानी जाती है ना, तो दूसरे प्लांट्स को हेल्प करती हैं। एनुअल्स होते हैं, बहुत ही छोटे टाइम तक आपके क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। एंड अगर आप देखेंगे टिपिकली जो इनका स्टेम होता है वो रेड कलर में होता है, जिसमें आपको छोटे छोटे स्पाइन्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक। ऑल्टरनेटिवली अरेंज लीव्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे ना। अब हर चीज़ मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ कि आप पता करके मुझे बताओ, है ना, वरना सब लोग जूते लेके मेरे पीछे दौड़ोगे। ऑल्टरनेटिव लीव क्या होती है, दिस इज द स्टेम एंड यहाँ पर एक लीफ ये है, एक लीफ ये है, देन एक लीफ, देन एक लीफ, ठीक है। दिस इज ऑल्टरनेट लीफ का सिस्टम, ठीक है। अलग अलग लीफ की अगर आप देखेंगे तो आपको सिस्टम देखने को मिलता है, दिस इज ऑल्टरनेटिव। नाउ अभी जो प्लांट है आपके मोनोशियस हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म साइंस के पॉइंट से, या फिर डायोशियस हो सकते हैं। मोनोशियस वो प्लांट्स होते हैं जिन पे एक ही इंडिविजुअल पे आपको बोथ सेक्स मिल जाएंगे, ठीक है, यानी फीमेल और मेल फ्लावर्स दोनों आपको एक ही इंडिविजुअल पे मिलेंगे, वो मोनोशियस हैं। डायोशियस में मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे होगा। जैसे पपाया अगर आपने देखा होगा, ठीक है, पपाया में बेसिकली एक जो प्लांट होता है दैट इज फीमेल पपाया प्लांट एंड दूसरा जो आपका प्लांट होगा दैट इज मेल पपाया प्लांट। नाउ ये आपको पता लग गया डायोशियस और मोनोशियस के बीच में डिफरेंस। साइंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, दीज आर द 3 सब्जेक्ट्स जो आपका मेजर पोर्शन करंट से कवर करते हैं, ठीक है। तो मोनोशियस डायोशियस आया है, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो प्लांट है एक फोटोसिंथेटिक पाथवे यूज करते हैं जिसको हम C4 कार्बन फिक्सेशन कहते हैं, जो ज्यादा तक फोटो रेस्पिरेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ड्रॉट टॉलरेंस को बढ़ा देता है ना। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, मेनली जब फोटो होती है, लाइट होती है, उस टाइम पे प्लांट रेस्पायर करता है तो पानी क्या करेगा, बाहर भेजेगा एंड इससे क्या हो जाएगा, प्लांट के अंदर पानी की कमी हो जाएगी एंड वो ड्रॉट टॉलरेट नहीं कर पाएगा। बट C4 पाथवे, जो भी फोटोसिंथेसिस का एक पाथवे होता है, एक C3 होता है, अनदर इज C4। जो प्लांट C4 को फॉलो करते हैं वो पानी फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करते हैं एंड वो ड्रॉट टॉलरेंस को ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, अमरंथस के बारे में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेंटर हैज बैन द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई 1। अब ऐसा नहीं है कि पहले सेंटर ने मना नहीं किया, तो पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। 2018, लेट मी शो यू, ठीक। अब देखेंगे जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, ठीक, ये बेसिकली ऑलरेडी बैन किए जा चुके हैं। कब से बैन किए गए हैं अगर आपको याद हो तो 75, पहले 50 माइक्रोन तक बैन किए गए थे, उसके बाद 75 माइक्रोन तक टू सितंबर 2021 में बैन कर दिया गया। दिसंबर की बात करते हैं, ये जो बैन है आने वाले दिसंबर में 2022 में आपका 120 माइक्रॉन्स तक इसको क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। अब हम अभी की न्यूज़ देखते हैं क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, इन्होंने क्या किया, एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि 1 जुलाई से, अब यानी नेक्स्ट मंथ से आप सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज नहीं कर सकते। सिंगल यूज प्लास्टिक वी ऑल नो, बार बार हम लोग न्यूज में पढ़ रहे हैं, नाम से भी पता लग रहा है, ऐसे प्लास्टिक जिसको आप एक बार यूज करके डिस्कार्ड कर देते हैं, यूज किया देन आपने फेंक दिया। कहाँ पर हो सकते हैं, बॉटल्स, शैम्पू, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक की, पॉलिथीन बैग्स हो गए, फेस मास्क हो गए, कॉफ़ी कप्स हो गया, फिल्म हो गई,
ट्रैश बैग हो गए, फूड पैकेजिंग, ये सारे ऐसे पैकेजिंग है जो क्या करते हैं आपकी बेसिकली सिंगल यूज है, आप एक बार यूज करके इनको दोबारा यूज नहीं कर सकते। 2021 की रिपोर्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन ने जो आपके मेंडेरू फाउंडेशन ने निकाला, उन्होंने क्या कहा कि जितना भी आपका प्लास्टिक ग्लोबली प्रोड्यूस होता है उसमें अगर थर्ड की बात करें तो आपका 98% कहाँ से यूज होता है, फॉसिल फ्यूल से ना। फॉसिल फ्यूल्स आपको पता है कैसे फ्यूल्स होते हैं, नॉन रिन्यूएबल है, दे आर एग्जॉस्टेबल हैं, यानी उनको बनने में बहुत हजारों साल लगे हैं, बट वो खत्म हो जाएंगे तो वो उतना जल्दी नहीं बन पाएंगे, ठीक है, एंड वो रिन्यू भी नहीं हो सकते हैं। तो फॉसिल फ्यूल से अगर आप प्लास्टिक बना रहे हैं तो आप देख रहे हैं एक तो वो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, दूसरा आपकी फॉसिल फ्यूल्स का जो कंजम्पशन है उसको वो बढ़ाते जा रहे हैं, उनका जितना भी स्टॉक है उसको खत्म करते जा रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करते हैं, ठीक, तो ये मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक जो भी डिस्कार्ड किए जाते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे 2019 में 130 मिलियन मेट्रिक टन जो है आपका प्लास्टिक उसको डिस्कार्ड किया गया, या तो जलाया गया या तो लैंडफिल में यानी बहुत ज़मीन में गड्ढे बना के उसके अंदर डाल दिया गया। बट जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्लास्टिक होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म इसको डिग्रेड नहीं करता, तो बहुत टाइम लगता है इसको डिग्रेड करने में, ठीक। सीपेज होता है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं केमिकल पॉइजनिंग हो जाती है, तो बहुत ही बड़ा ये एक हैजार्ड कॉज करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक को अकाउंट फॉर 5 to 10% ऑफ ग्रीन हाउस, यानी 2050 तक आते आते अगर हम इसी तरीके से प्लास्टिक को यूज करते रहेंगे तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो लगभग 5 से 10% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी इतना जो आपका 5 से 10% ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगी वो किसकी वजह से होगी, सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से होगी। रिपोर्ट फाउंड दैट इंडिया फीचर्स इन द टॉप 100 कंट्रीज, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट की जनरेशन की बात करें तो इंडिया 94 नंबर पे आता है, यानी इंडिया टॉप 100 कंट्रीज में आता है। सबसे पहले सिंगापुर, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन उसके बाद ईरान आता है, ओमान आता है। 11.8 मिलियन मेट्रिक टन्स की बात करें एनुअली जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है वो आपको देखने को मिलता है। 2.9 MMT हम उसको इंपोर्ट करते हैं, एंड वेस्ट की बात करते हैं तो दैट इज 5.6 MMT, तो बहुत बड़ा आपको ह्यूज अमाउंट देखने को मिल रहा है। ये एज सच फिगर ज़्यादा पूछे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू रखिए बिकॉज साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो डायरेक्टली यूपीएससी कैन फ्रेम द ऑप्शंस ABCD एंड देन आपको सिलेक्ट द करेक्ट वन आउट या सिलेक्ट द रॉन्ग वन आउट पूछ सकती है। दूसरी चीज़ है, जब आप एनवायरनमेंट के पेपर में मेंस आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो वहां पर अगर आप इसको कोट करेंगे तो होता क्या है कि कोई भी स्टडी आती है, कोई भी नया कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है, कोई नया जजमेंट लिया जाता है, उसको कोट करते हैं तो एग्जामिनर को क्या लगता है कि हाँ आप करंट इश्यूज से क्या है, अवेयर है, ठीक। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड, अगर आपको लगता होगा ना बहुत सारे कि मैम बहुत अफवाह उड़ा रही, बहुत लोगों को लगता होगा माइट बी, सो आई एम प्रीटी श्योर कि 80 to 90% कोर्स आप अपना करंट से कवर कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, है ना, दैट इज इतने नंबर आप लाने के लिए इस पर डिपेंड कर सकता है। नाउ दूसरा देखते हैं CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये आपके लिए होमवर्क है, स्टैटिक पार्ट, राइट इट डाउन। CPCB क्या है, कब बना, कैसे बना, इन्होंने अनाउंस कर दिया बैन किस किस चीज़ों पे, ईयरबड्स पे, बलून स्टिक्स पे, यानी जितने भी आपकी सिंगल यूज प्लास्टिक है सबको क्या कर दिया गया है, बैन अनाउंस कर दिया गया। सो दिस इज रिगार्डिंग द सेकेंड न्यूज। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, महुआ इसको कहते हैं ना, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की बात करते हैं तो उन्होंने रिवाइज्ड स्वच्छ सर्टिफिकेट प्रोटोकॉल्स बना दिए। अब लोग क्या करते हैं, जब सरकार स्वच्छ भारत मिशन चला रही थी तो लोगों ने क्या किया, ऐसी 4 दीवार खड़ी कर दी, अंदर वॉशरूम है नहीं है कोई नहीं जानता है, ठीक है, अंदर सुलभ शौचालय बना हुआ है या अंदर उसके कुछ और ही शौचालय कर रहे हैं, कुछ नहीं पता रहता है इसमें कि अंदर बैठ के पता लगा उसके अंदर किचन बना के उसके अंदर खाना बना रहे लकड़ी जला के, ठीक। तो सरकार को इस बारे में कुछ नहीं पता है, तो स्वच्छ भारत मिशन को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कुछ सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल्स के साथ में। क्यों, बहुत बार ऐसा होता है टॉयलेट बन तो जाते हैं इस मिशन के तहत बट वो यूज नहीं हो रहे होते हैं, वो मेंटेन नहीं किए जाते हैं, तो इसी बेसिकली पार्ट को थोड़ा सा सस्टेन करने के लिए हम ये लेके आए हैं ताकि हम स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन 2.0 है उसमें ओपन डिफेकेशन फ्री स्टेटस को क्या कर सके, सस्टेन कर सके, बरकरार कर रख सके। ऐसा नहीं कि हमने एक बार वॉशरूम बना दिया उसके बाद वो यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। मिनिस्टर हाईलाइटेड द रिवाइज्ड जो आपका प्रोटोकॉल है मच मोर फंक्शनली ओरिएंटेड एंड हैज बीन सिंप्लीफाइड फॉर ऑफिशियल सिटीजन। अब उन्होंने कहा ये जो प्रोटोकॉल हम लेके आए हैं, जो शर्तें लेके आए हैं, जो रूल्स लेके आए हैं वो किस तरीके से लेके आए हैं, थोड़ा सिंपल वर्जन में, ताकि कोई भी अधिकारी हो, कोई भी आपका नागरिक उसको समझ सके। मिनिस्ट्री ने क्या किया है, लू कैफे मॉडल को इनिशिएट किया है। इस मॉडल में क्या होता है, जो भी आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि जो भी आपके पब्लिक टॉयलेट बने होंगे उसके रख रखाव के लिए आप एक यूजर फी चार्ज करेंगे, ठीक है। वॉशरूम है उसको आप सही कैसे रखेंगे, अब उसमें
हार्पिक यूज़ करना है आपको, ठीक है, आपको एक ब्रश लेके उस हार्पिक को आपको साफ भी करना है। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई वॉशरूम जा रहा है एंड उसको आपने बोल दिया कि भाई आप हार्पिक डालो और ये साफ कर दो, अपना हार्पिक लेके आओ, अपना ब्रश लेके आओ, वॉशरूम करके उसके बाद साफ करके जाओ, ये तो होगा नहीं। तो उसके रख रखाव के लिए आपको किसी को रखना पड़ेगा एंड उसके लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। तो इसमें क्या किया जा रहा है, हम एक यूजर फी चार्ज करेंगे ताकि हम उसको अपकीप कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें। इसी बेसिकली जो मॉडल को क्या कहते हैं, लू कैफे मॉडल, ठीक है, लू यू ऑल नो, देन कैफे मॉडल। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम गाइडलाइंस बना दें कि ओडीएफ कौन होगा, देन ओडीएफ प्लस कौन होगा, ओडीएफ प्लस प्लस कौन होगा, वाटर प्लस कौन होगा। सबसे पहले तो ओडीएफ आपको पता है ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी ऐसी जगह जहां पर अगर आप देखेंगे तो लगभग हर जगह आपको टॉयलेट बन गए हैं एंड वो टॉयलेट यूज हो रहे हैं, दैट इज ओपन डिफिकेशन फ्री। प्लस ओडीएफ प्लस किसको कहा जाएगा कि किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ डे पे दिन में एक भी बार जब एक भी पर्सन खुले में शौच करने नहीं जा रहा है, ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे, ओडीएफ प्लस बोलेंगे, ठीक है। यानी टॉयलेट एक प्रेम कथा दोबारा रिपीट नहीं हो रही है जिस जगह पे, उसको हमने क्या कहा, ओडीएफ प्लस कहा ना। ओडीएफ प्लस प्लस की बात क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दी जाती है कि भाई कोई एक दिन में एक भी इंसान बाहर तो नहीं जा रहा है, बट ऐसा तो नहीं है कोई एक करके चला है उसके बाद उसकी सफाई नहीं हो रही है। तो ऐसी चीज़ें, मैकेनाइज क्लीनिंग की बात करते हैं, जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं, सीवर्स होते हैं, सेफ कलेक्शन होता है, जो भी गंदा पानी होता है फीकल स्लज का, उसको ऐसे भी कहीं नहीं डाल दिया जा रहा है, उसको ओडीएफ प्लस प्लस कहा जा रहा है। देन वाटर प्लस की बात करते हैं तो ये किसको कहा जाएगा कि भाई ये सिटी वाटर प्लस है, वहां पर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट, यानी जो भी गंदा पानी था उसको आप कलेक्ट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, सीवर्स ट्रीटमेंट प्लांट या किसी भी तरीके से आप उसको ट्रीट करके फिर से यूज कर रहे हो ताकि आप एनवायरनमेंट को कम पोल्यूट कर सको, तब आप इसको वाटर प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी चीजें हैं। अब मेन स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, ये क्या है, ये आपको पता है भारत सरकार ने 2014 में इसको स्टार्ट किया था ताकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट ह्यूमन की बॉडी से जो सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, फीकल मैटर हमारा, ठीक है, तो इसको हम सही से मैनेज कर सकें, इसके लिए काम करना है। इट इज रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन, यानी 2009 में जो निर्मल भारत अभियान लॉन्च किया गया था उसी को थोड़ा सा नए फॉर्म में लॉन्च किया गया। इसका मेन काम क्या था, जो फेज 1 है हम अक्टूबर 2019 तक कवर करेंगे, फेज 2 को 2021 से लेके 24-25 तक हम कवर कर लेंगे। मेन काम क्या है, हमको इंडिया को 2 अक्टूबर 2019 तक ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना है, यानी खुले में कोई भी डिफिकेट नहीं करेगा, ठीक है, खुले में कोई नहीं जाएगा, यानी महात्मा गांधी जी की 150th एनिवर्सरी तक हमें ये काम करना था। तो दिस इज रिगार्डिंग स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कि हमने पैसे दिए, हमने शौचालय बनाया, बट उसका यूज हो रहा है, उसको मेंटेन कर रहे नहीं कर रहे, इसका काम है। नाउ अगेन कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार ऑन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस। सबसे पहले आपके लिए काम है NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। क्या है, कब बना, काम क्या है, वो आपको देखना है। इन्होंने एक जागरूकता फैलाई है, लोगों को बताया किसके बारे में, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी लोगों का जो खरीद व्यापार होता है उसको किस तरह रोका जाए, उससे लोगों को जागरूक करना है, इसके बारे में बताया है। किसकी मदद से, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो आपका ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके साथ में मिलके। इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, पैटर्न होते हैं, आपने मूवीज देखी होंगी ना जिसमें किडनैपिंग्स वगैरह होती हैं, तो उसमें जो किडनैपर होता है, सीरियल किलर होता है, उसके पैटर्न देखे जाते हैं ना, ये देखो ये है, अब वो मूवी थी ना व्हाट वाज दैट, धूम 2 और 3, आई डिडंट रिमेंबर, कि ये जो है चोर ए का पैटर्न बना रहा है, तो वो पैटर्न को ऑब्जर्व करना कि किस तरीके से, कहाँ पर ये लोग लोगों को पहले क्या करते हैं, किडनैप करते हैं, फिर देन उनकी ट्रैफिकिंग करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखना, ठीक। साइको सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट, मतलब अगर ये चीज़ किसी के साथ में हो रही है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा होगा। अब थर्ड चीज़ आती है हम लोग का रोल, यानी हम लोग इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या हेल्प कर रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करना। ये बेसिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन अगर पता लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, फोर्सफुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन का अगर आप फोर्सफुल तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो उसको हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। इट इज़ अ ट्रेड ऑफ ह्यूमंस फॉर फोर्स लेबल। अगर आप देखेंगे तो ये ह्यूमन का ट्रेड होता है, यानी जो फोर्स लेबल होता है, प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हैं, उसमें कैसे लोगों को खरीदा और बेचा जाता है, ये उसका काम है। एक डेटा रिलीज किया गया था NCRB के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है, कि हाईएस्ट जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जो ट्रैफिकिंग किए जा रहे हैं वो फोर्स लेबर के लिए, बंधुआ मजदूरी के लिए किया जा रहा है, उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। ये आपका डेटा निकल के आया था। रूट कॉजेज क्या बताया गया है कि अगर अब आप देखेंगे तो लोग ब्रॉडकास्टिंग में, टेलीकम्युनिकेशन में, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बेसिकली क्या हो रहा है, विश्वास रख रहे हैं।
गांव के लोग भी अगर आप देखेंगे जिसके पास कुछ भी नहीं होगा, खाने पीने के पैसे नहीं होंगे, उसके पास स्मार्टफोन ज़रूर होता है, नेट इंसान को मिल जाता है, तो इंसान क्या करता है, बहुत ही मिसलीडिंग सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी रहती है जो सच नहीं रहती है, वो वहाँ से देखते हैं, फिर उनको लगता है अच्छा उनको नौकरी मिलने वाली है, वो गाँव छोड़ के सिटी में माइग्रेट होते हैं, देन वो सबसे बड़ा निशाना होते हैं ट्रैफिकर्स का, कि भाई इसको कुछ नहीं पता है, उसको पता है कि नौकरी चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे, कुछ पता नहीं, उसको उठाया, क्या करा, बेच दिया। सो दिस इज़ द रूट कॉज। कुछ पुअर फैमिलीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू द फाइनेंशियल कंडीशंस। कुछ और फैक्टर्स की बात करते हैं तो करप्शन आपको देखने को मिलता है, वीक एनफोर्समेंट, मतलब सरकार ने कानून बहुत बनाए, वो लागू हो रहे हैं एट द ग्राउंड लेवल या नहीं, ये सबसे बड़ा कॉज है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। नाउ अब सरकार ने क्या क्या लिया है, सबसे पहला 1986 में इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ताकि जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है वहाँ पर ट्रैफिकिंग को आप क्या कर सकें, डील कर सकें। नेक्स्ट बॉन्डेड लेबर रेगुलेशन एक्ट 1986 एंड चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एक्ट 1986, ताकि जो भी आपके बॉन्डेड लेवल है, बंधुआ जो मजदूर है उनको आप छुड़ा सकें, उनके लिए बेसिकली काम कर सकें। थर्ड इंडिया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स, इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो क्या है, एक पार्ट है, ताकि हम क्या कर सकें, जो भी आपकी ट्रैफिकिंग है उसको रोकें, सप्रेस करें और ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं उसको पनिश कर सकें, ठीक। उसके बाद 2018 का एक बिल है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन। पहले तो आपको रोकना है, उन लोगों को बचाना है, फिर वापस से उनको उनकी ज़िंदगी में वापस करना है, ठीक है। वो कितना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए होंगे, समाज के लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, सारी चीज़ों में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है रिहैबिलिटेशन। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा जब भी आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग को डील कर रहे हैं। ये एक्ट कुछ एक बार याद रखिएगा, अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कुछ भी आए, अगर क्वेश्चन में आपको दिख गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, राइट इट डाउन, तुरंत उठा के आपको छप्पा मारना है कि भाई ये मैंने एक्ट याद किया, ये तो मैं कहीं ना कहीं तो लिख के आऊंगा, ये लिख के आऊंगी, ठीक। दूसरा, ये बिल आपने पढ़ लिया है, इसमें 3 चीजें हैं, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन। ये भी 3 आपने क्या किया, गोला बनाया, प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, रिहैबिलिटेशन, ये आपको डाल के आना है। नाउ यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो को बनाया है, ताकि वो इन मैटर्स को नेशनल लेवल पे डील कर सके एंड क्या कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। नाउ जर्मनी की बात करते हैं। व्हाई न्यूज़ न जर्मनी, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर यानी जर्मनी के म्यूनिक में जो भी हमारी इंडियन कम्युनिटी है उनके साथ में इंटरेक्ट किया है। अभी हम आगे आने वाले अपने वीडियो स्लाइड्स में देखेंगे कि मोदी जी हमारे इस कम्युनिटी में क्यों गए थे। बहुत सारे इंडियंस को देखेंगे आप, कहाँ रह रहे हैं वो लोग, जर्मनी में रह रहे हैं, उन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। पीएम मोदी जी ने एज यूजुअल है ना जो किया है उसके बारे में बताना पड़ेगा, जो दिखता है वही बिकता है, तो उनको दिखाना पड़ेगा कि व्हाट दे हैड डन। उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स लोगों को बताई है, उन्होंने अप्रिशिएट इंडियन डायस्पोरा को किया है जो ब्रांड एम्बेसडर का काम कर रहे हैं इंडिया की सक्सेस में। अब जर्मनी की बात करते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारे मोदी जी ने कहाँ पर की है, जर्मनी में। तो जर्मनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर कोई कंट्री अभी 2023 के प्रीलिम्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट है कंट्री तो दैट इज जर्मनी, ठीक। इसको फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कहा जाता है, सेंट्रल यूरोप में है, रशिया के बाद यूरोप की सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है एंड यूरोपियन यूनियन की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है ये आपकी यूरोप में, जहाँ पर ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी जर्मन है एंड आप देख रहे होंगे अभी अगर आप दिल्ली चले जाइए या हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, जर्मन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। क्यों क्रेज़ है, वहाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिल रही है, ठीक है। कैपिटल बर्लिन है और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी की लोकेशन। सबसे पहला काम बाल्टिक सी, दिस इज व्हाट, ये बाल्टिक सी आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज नॉर्थ सी। तो दोनों के बीच में एक कंट्री आपको मिल रहा है जिसको हम जर्मनी कह रहे हैं। इसके बॉर्डर्स की बात करते हैं तो आपको आल्प्स देखने को मिल जाते हैं साउथ में, ठीक है। डेनमार्क देखने को मिल जाता है नॉर्थ में, देन आपको पोलैंड चेक रिपब्लिक मिल रहा है। फिर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप देखेंगे तो आपको स्विट्जरलैंड साउथ में देखने को मिल रहा है, ऑस्ट्रिया देखने को मिल रहा है। अगेन कम्स फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स, ये हैं जो इसके वेस्टर्न साइड में आएंगे। लार्जेस्ट इकोनॉमी है आपकी यूरोप में, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में, यानी 5th लार्जेस्ट परचेजिंग पावर पैरिटीज, ठीक है। यानी खरीदने की क्षमता कितनी है यहाँ के लोगों में, उसमें 5th नंबर पे है एंड नॉमिनल जीडीपी। आई ट्राई कि मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर लेके आऊँ नॉमिनल जीडी के टर्म्स पे। दिस इज नॉट
नॉर्मल जीडीपी, ये एक स्पेशल जीडीपी होता है, ठीक है, जो किसी सर्टेन कंडीशंस पे लिया जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में फोर्थ लार्जेस्ट है, डेवलप्ड कंट्री है, एंड बहुत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो उसमें बहुत हाई रैंक करता है, ठीक है। राइन, दनुबे एंड एल्बे आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाएंगे यहाँ पर, आयरन और कोल, पोटाश, टिम्बर, लिग्नाइट, यूरेनियम एंड कॉपर के। सो दिस इज रिगार्डिंग जर्मनी के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिनारियो है ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने वहाँ पर जाके लोगों को एड्रेस किया है ना। ज्योतिर्मय फेस्टिवल की बात करते हैं। वर्ल्ड म्यूजिक डे पे ये आपका फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? दैट इज इंपॉर्टेंट, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। ये यूनिक फेस्टिवल है जो क्या शोकास करेगा? टैलेंट। जो रेयर, बहुत ही रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, आप सब सितार जानते होंगे, बट किसी ने क्या ये देखा है? मुझे इसके बारे में नाम बताइए ना। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, आई एम सो प्राउड ऑफ माई ड्राइंग। ये ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पर स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपको कंट्री के अक्रॉस देखने को मिल जाएगा। स्ट्रीट परफॉर्मेंस उसको परफॉर्म करते रहते हैं, ट्रेन एंटरटेनर्स होते हैं, परफॉर्मर्स होते हैं जो टेम्पल से अटैच रहते हैं, उन सबको अपनी प्रतिभा यहाँ पर शोकाश करने का, दिखाने का मौका मिलता है। मेन काम क्या है? लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना कि इतने अच्छे अच्छे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है, और हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और उसको सुना रहे हैं। संगीत नाटक एकेडमी की बात करते हैं, उसको 1953 में एस्टैब्लिश किया गया था ताकि हमारा जो इंटेंजिबल हेरिटेज है इंडिया का, ठीक है, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ड्रामा हो गया, इन सारी चीज़ों को हम, ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई मॉन्यूमेंट है, कोई आर्किटेक्चर, उसको प्रिजर्व कर लिया, ये इंटेंजिबल हेरिटेज है, इसको प्रिजर्व कर सके इसके लिए अपेक्स बॉडी है परफॉर्मिंग आर्ट्स की कंट्री में, ऑटोनॉमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में काम करती है। इनके चेयरमैन को प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं 5 साल के लिए। रजिस्टर्ड ऑफिस रविंद्र भवन में है, एंड ये आपका हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन है, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो किसी आर्टिस्ट को दिया जाता है। सो दिस इज रिगार्डिंग ज्योतिर्गमय फेस्टिवल के बारे में। सो सॉरी रिगार्डिंग द वॉइस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज व्हाट स्टरलाइट प्लांट सेल कुड इम्पैक्ट इन्वेस्टर। नाउ अब तमिलनाडु में बात करें तो वेदांता ग्रुप ने क्या अनाउंस कर दिया है कि वो स्टरलाइट जो कॉपर प्लांट है थुट्टुगुडी में, उसको अब सेल किया जाएगा। उसको उन्होंने रख दिया कि भाई जिसको खरीदना हो आगे खरीद ले। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया था? पॉल्यूशन के चार्जेस के बेसिस पे, है ना, हर कंट्री के अपने नॉर्म्स रहते हैं कि आपको पॉल्यूशन इतना निकालना है, इतना कंट्रोल करना है, आपको मेजर्स करने पड़ेंगे। तो पॉल्यूशन के चार्जेस के बेसिस पे 2018 में स्टरलाइट कॉपर जो है उसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था बेसिकली, अगर आप देखेंगे, ठीक है, उन्होंने इसको बंद कर दिया था। ये सब्सिडरी है स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की, जिसको वेदांता लिमिटेड ने क्या किया हुआ है? ओन किया हुआ है। ये लगभग, अगर आप इंडिया की बात करते हैं, यहाँ के डिमांड का 40% मीट करता है, तो बहुत बड़ी कंपनी थी। 25 करोड़ का बेसिकली अगर आप देखेंगे इसका ऑल टोटल बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है। थुट्टुगुडी जो आपका प्लांट है, इसमें इंस्टॉल कैपेसिटी आपकी 4 लाख मेट्रिक टन की है पर एनम, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कॉपर स्मेल्टर और रिफाइनरी भी देखने को मिल जाएगी, एंड कितनी कैपेसिटी है? 4 लाख की। स्टरलाइट एक लौता डोमेस्टिक सप्लायर है फॉस्फोरिक एसिड का, जो फर्टिलाइजर के लिए की रॉ मटेरियल का काम करता है। यानी फर्टिलाइजर्स आप जानते हैं, आपकी खाद का काम करता है आपके बहुत सारे पौधों के लिए, क्रॉप्स के लिए, फूड क्रॉप्स के लिए। वहाँ पर अगर आप देखेंगे रॉ मटेरियल फॉस्फोरिक एसिड होता है, उसका ओनली डोमेस्टिक सप्लायर स्टरलाइट था, ठीक। थुट्टुगुडी जो प्लांट था ये लार्जेस्ट सप्लायर था सल्फ्यूरिक एसिड था तमिलनाडु में, ठीक। एंड इसका एप्लीकेशन आपको डिटर्जेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। तो ये माना जा रहा है कि ये जो इन्होंने सेल के लिए लगाया है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है आपके बाकी सारी चीज़ों को। नाउ इंडियाज न्यू VPN रूल्स। व्हाट इज न्यू VPN रूल्स? तो नए हैं अब। VPN क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। रिमेंबर दैट है क्या? सरकार हमारी जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है वो नए रूल्स लेके आ गई है। ये आप हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं, हु इज दिस? दिस इज सुधांशु लेट से, ठीक है। ये आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, दिस इज VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके थ्रू क्या किया जा रहा है? आपको नेट प्रोवाइड किया जा रहा है। अब होता क्या है, जैसे ही आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के तहत अपनी कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं, ठीक है, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो वो डेटा आपका एक्सचेंज होता रहता है। जो डिवाइस होता है वो लगातार डेटा एक्सचेंज करता रहता है, एंड ये डेटा जैसा हमने कल भी देखा कहीं ना कहीं थ्रेट में आ जाता है, एक ऐसे दायरे में आ जाता है जो क्या हो जाता है,
है, हाई रिस्क फैक्टर को इन्वॉल्व करता है। अब हाई रिस्क होगा तो आपके पूरे डेटे को कोई भी क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है, एंड इसके थ्रू आपको ब्लैकमेल कर सकता है, ठीक है, आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं बहुत सारी। तो इसी को कहीं ना कहीं रेगुलेट करने के लिए इंडिया नए VPN रूल्स से लेके आई है। तो ठीक है, दिस इज द डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यू कैन मेंशन दिस इन योर एग्जाम्स टू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अबॉर्शन लॉज इन इंडिया। क्या ऐसा कुछ हुआ है कि इंडिया में अबॉर्शन लॉज चेंज हुए हैं? नहीं। क्या ऐसा कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूलिंग दी है? बिल्कुल नहीं। किसी हाई कोर्ट ने दिया है? नहीं। देन हम ये पागलपन क्यों कर रहे हैं कि हम उसको बैठ के पढ़ रहे हैं? बिकॉज USA ने दे दिया है, ठीक है। एंड अबॉर्शन लॉ USA में जब कुछ आया है, कुछ चेंज हुआ है, तो इंडिया में आपको उसका क्या देखने को मिल रहा है? डिबेट। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA ओवरटर्न द फेमस रो वर्सेस वेड जजमेंट ऑफ 1973, जो क्या करता है, अमेरिकन वुमेन को ये राइट देता है कि लगभग 24 से 28 वीक का जो मार्क होता है उसके बीच में आपको अबॉर्शन करने का राइट है। नाउ अब इंडिया का सिनारियो देखते हैं। 1960s में जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, शांतिलाल शाह कमेटी एक प्रिपेयर की थी, जिन्होंने आपके अबॉर्शन के लिए एक लेजिस्लेशन ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ प्रारूप फॉर्म में है, हम आपको एक प्रिपरेटरी फॉर्म में देख रहे हैं, रॉ फॉर्म में, आप बताइए इसको पास करना है कि नहीं करना है, कुछ चेंजेस होंगे तो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उन्होंने पास किया। 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को मेडिकली हम क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, कोई अनवांटेड मेथड यूज नहीं किया जा रहा है, इसको बेसिकली इनैक्ट किया गया ताकि हम मैटरनेटल मोर्टेलिटी, यानी जो माओ का जो मोर्टेलिटी होती है, जो उनकी डेथ होती है अनसेफ अबॉर्शंस की वजह से, उसको बचा सके, ठीक। इसमें जो अपर लिमिट सेट की गई थी दैट वाज अप टू 20 वीक्स, ठीक। एंड यहाँ पर कहा गया कि अबॉर्शन सिर्फ और सिर्फ आपके ऐसे डॉक्टर्स परफॉर्म करेंगे जो गायनिकोलॉजी या फिर ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या होंगे, स्पेशलाइज्ड होंगे। नेक्स्ट थिंग आप देखते हैं, सेक्शन 312 ऑफ जो IPC है, अगर किसी औरत के साथ में जबरदस्ती ये चीज़ की जाती है तो उनको 3 साल की जेल या फाइन भी हो सकता है। अभी एक पिक्चर आई थी, लेट मी रिमेंबर दैट, स्त्री नहीं, देयर वाज अ मूवी, है ना, श्रद्धा कपूर वॉज द हीरोइन, आई थिंक सो, और नहीं कोई और था, श्रद्धा कपूर नहीं थी, कोई एक और थी। उसमें ये पूरा दिखाया गया कि किस तरीके से लड़कियां होती जाती थी तो वो लोग ज़बरदस्ती उस पर क्या करते थे, अबॉर्शन कराते रहते थे, ठीक है। अबॉर्शन क्या होता था, वो जो बच्चा पैदा होता था उसको लोग मार देते थे, ठीक है। सो ये इस तरीके के क्राइम्स अभी भी होते रहते हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे आपको अर्बन विलेज एरियाज देखने को मिल जाएंगे, रूरल एरियाज, जहाँ पर ये चीज़ें अभी भी होती हैं। आई एम नॉट गेटिंग दैट मूवी नेम। बहुत ही क्लियर कट तरीके से दिखाया गया था क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं। ओनली एक्सेप्शन क्या है पनिशमेंट से, कि ये जो अबॉर्शन हो सिर्फ तब किया गया हो जब उस वुमेन की जान बचाना जरूरी हो, यानी अगर इफ़ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेव द लाइफ ऑफ मदर एंड तब अगर आप अबॉर्शन कर रहे हो तब आपको ऐसी कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। 2003 में इसको क्या किया गया, अमेंड किया गया। जो अबॉर्शन मेडिसिन माइसोप्रोस्टॉल थी उसको बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो 7 वीक तक है उसके यूज़ को अलाउ कर दिया गया, ठीक है। मेडिसिन जिसको माइसोप्रोस्टॉल कहते हैं, 7 वीक तक अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसको अबॉर्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। 2021 में क्या किया गया, इसकी अपर लिमिट को बढ़ाया गया। जो जेस्टेशन पीरियड होता है जहां तक कोई भी औरत मेडिकल अबॉर्शन सीख कर सकती है उसको 20 हफ्तों से बढ़ा के क्या कर दिया गया, 24 हफ्ते कर दिया गया। एंड इसकी अपर लिमिट को अगर आप देखेंगे कुछ स्पेसिफाइड केसेस में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 हफ्तों तक कब तक कर सकते हैं, अगर सिंगल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने आपको दे दिया है, सजेस्ट कर दिया ऑन पेपर कि ठीक है आप अबॉर्शन करा सकते हैं, तब आप कराएंगे। अगर आपको 20 से 24 हफ्तों के बीच का अबॉर्शन कराना है तब आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी 2 लोगों को लिखना पड़ेगा, भाई डबल साइन चाहिए होंगे कि भाई इनका भी चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, अबॉर्शन कर सकते हैं। 2021 का अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज परमिटेड इफ इट इज बेस्ड ऑन मेडिकल ओपिनियन एंड फुलफिल एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। उन्होंने कहा हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग अबॉर्शन कहते हैं जनरल भाषा में, ये तब अलाउ की जाएगी जब जो प्रेगनेंसी है वो प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ को हार्म करेगी, जो प्रेगनेंसी है वो वुमेन की फिजिकल या मेंटल हेल्थ को हार्म करेगी, या जो भी आपका अनबॉर्न चाइल्ड है वो किसी फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी से सफ़र कर रहा है, यानी उसको कोई ऐसी बीमारी है कि अगर उसका बर्थ होता है तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, तब हम अबॉर्शन को क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। प्रेगनेंसी को 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में भी आप टर्मिनेट कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशंस क्या है, या फिर जो आपकी विक्टिम है वो सेक्सुअल सर्वाइवर है बेसिकली किसी रेप की, या फिर वो माइनर है, या उसका मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं, ऑनगोइंग प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी के टाइम पे चेंज हो गया है, या तो विडोहुड या डाइवोर्स हो गया है, या उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी या मेंटली वो किसी तरीके से इल है, या एक और कंडीशन है फीटल मैलफॉर्मेशन। फोर्थ थिंग, जैसा भी हमने देखा, क्या वो सीरियसली रूप से हैंडीकैप्ड है, उसका पूरा फॉर्मेशन नहीं हो पाया, तभी भी ये सरकारी क्या करती है, अलाउ करती है। अगर 24 हफ्तों के बाद ऐसा किया जाना है तो इट कैन ओनली बी डन ऑन द ग्राउंड ऑफ फीटल एबनॉर्मलिटीज़, क्योंकि उसके बाद मदर की हेल्थ को बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है, वो फैटल भी हो सकता है। तो सिर्फ फीटल एबनॉर्मलिटी के केस में ऐसा किया जा सकता है, और 4 मेंबर के मेडिकल बोर्ड से ही आपको परमिशन लेनी होगी। इन द केस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, दैट प्रेग्नेंट पर्सन, ठीक है, जो भी डिसीजन होगा वो प्रेग्नेंट पर्सन के द्वारा दिया जाएगा। क्यों? यानी वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहता है, नहीं चाहता, ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर में आता है अंडर आर्टिकल 21। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट टू प्राइवेसी समथिंग आर्टिकल 21, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। राइट टू लाइफ आता है, राइट टू बेसिकली ट्रेवल अब्रॉड आता है। तो राइट टू प्राइवेसी के बारे में आपको बहुत डिटेल से पढ़ने की जरूरत है, बहुत बड़ा सा बेसिकली वास्ट टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए। जो प्रेगनेंसी में अबॉर्शन की बात है वो भी आर्टिकल इसी के अंदर आता है। नाउ कंसर्न की बात करते हैं। लैंसेट स्टडी के अकॉर्डिंग 6 मिलियन अबॉर्शन हर साल इंडिया में किए जाते हैं, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग 1920 की रिपोर्ट देखें, 70% शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगी, यानी इंडिया में गायनिकोलॉजिस्ट की 70% शॉर्टेज आपको देखने को मिल रही है। आप सोच सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे जितनी बर्थ हो रही है वो कैसे डॉक्टर्स के हाथ में हो रही होगी, कितने क्वालिफाइड वो डॉक्टर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं, लॉ परमिट नहीं करता है क्योंकि वुमेन के लिए अनसेफ होता है, इलीगल होता है, डेंजरस होता है, तो लगभग 8 लाख आपको अनसेफ अनलीगल अबॉर्शंस भी देखने को मिलते हैं जो इंडिया में क्या होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, एंड जिससे जो मदर्स होती है उनको बहुत ज़्यादा हार्म देखने को मिलता है। नो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं जीएसटी काउंसिल, है ना। आए हुए कितना टाइम हो गया, कौन सा अमेंडमेंट था मुझे बताइएगा जीएसटी काउंसिल के लिए। जीएसटी जब आया था, कौन सा अमेंडमेंट हम लोग लेके आए थे। नाउ जीएसटी काउंसिल की 47th मीटिंग होने वाली है, ठीक है। किसके लिए? 28% जीएसटी लगाने के लिए, किस पे? ऑनलाइन गेमिंग पे एंड कैसीनोज पे एंड हॉर्स रेसिंग पे। अब जीएसटी काउंसिल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। कौन से आर्टिकल में दी हुई है, ठीक है। क्या कर सके, ताकि रिकमेंडेशन जो भी आपकी यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको सलाह दे सके जीएसटी से रिलेटेड। कौन चेयर करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और क्या इसमें और मेंबर होते हैं? जी हाँ, होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। बाकी जो भी आपके सारे स्टेट्स होते हैं उसके जो मिनिस्टर इंचार्ज होते हैं फाइनेंस और टैक्सेशन के, वो भी इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। नाउ आर्टिकल 279A की बात करते हैं, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, द जीएसटी काउंसिल विच विल बी जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स। आर्टिकल 279A में क्या कहा कि जैसे ही आपका संविधान अमेंड हुआ है, इसके तहत जो आपकी जीएसटी काउंसिल होगी ये सिर्फ सेंटर की नहीं होगी और सिर्फ स्टेट्स की नहीं होगी, जॉइंट फोरम होगा सेंटर और स्टेट्स का। जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं, ये बेसिक क्या करेंगे, एक तरीके का एक काउंसिल एस्टैब्लिश करेंगे, एक मैकेनिज्म, एक तरीका बनाएंगे क्या चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा हो गया जीएसटी को लेकर, टैक्स को लेकर, भाई टैक्स हमको चाहिए, तुमको चाहिए, तो सरकार के बीच में, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में, किसी स्टेट के बीच में या किसी और स्टेट के बीच में हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को सुलझाने के लिए आपकी एक इंपॉर्टेंट काउंसिल बनाई गई है, दैट इज जीएसटी काउंसिल। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन से आर्टिकल के तहत आ रही है? आर्टिकल 279A। तो थोड़ी सी पॉलिटी भी पढ़ लेनी है, ठीक, थोड़ा सा आपको बॉडीज भी पढ़ लेनी है, एंड आपको क्या देख लेना है, 47th मीटिंग इसकी ऑर्गेनाइज होनी है। नाउ coming to the next point, G7 proposes 600 billion global infra plan to rival China। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, जर्मनी में है। रिमेंबर अभी उन्होंने जर्मनी में देखा था, अभी हमने जर्मनी के बारे में क्या करने के लिए, G7 समिट को अटेंड करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, कल भी हमने देखा था G7 समिट है आपकी, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी को अटेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर गए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो 2 सेशंस में बेसिकली बोलेंगे, जिसमें एनवायरनमेंट, एनर्जी, क्लाइमेट, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, डेमोक्रेसी भी आती है। साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने क्या कहा है, इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में रोल आउट किया, पूरी इन्फॉर्मेशन को रोल आउट किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो बायलैटरल मीटिंग्स भी करेंगे कुछ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के साथ में। बायलैटरल जो होना, यहाँ पर तो 7 लोग हैं, 7 कंट्रीज हैं, प्लस इंडिया भी हो गया, नहीं, इंडिया 1-on-1 मीटिंग भी करेगा कि भाई चलो, उनका मन किया कि हम जर्मनी के साथ करेंगे, जर्मनी के साथ एक साथ बैठ के एक एक करके, यहाँ जर्मनी या इंडिया दोनों आपस में बैठ के बात करेंगे। उन्होंने सोचा चलो जापान के भी मिनिस्टर यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पर बैठ के हम बात
कर लेते हैं। नाउ G7 क्या है, इसमें आपकी 7 कंट्रीज आती हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। रिमेंबर इंटर मतलब देशों के बीच का, तो 7 देशों के बीच का ऑर्गेनाइजेशन है। 1975 में लाया गया था ताकि जो भी वर्ल्ड इश्यूज है, जो भी दुनिया में अभी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको डिस्कस कर सके। नाउ कनाडा ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था 1976 में, ठीक। एंड यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो उन्होंने 1977 में इसको ज्वाइन करना स्टार्ट किया था। नाउ G7 को हम लोग G8 कहने लग गए थे। कल मैंने आपसे कहा था क्यों, क्योंकि इसमें रशिया ने ज्वाइन कर लिया था। बट ये जो ग्रुपिंग है कब किया था रशिया ने, जो 1997 में, लेकिन 2014 में क्या किया गया, रशिया को बाहर कर दिया गया। क्यों, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया रीजन को क्या कर लिया था, अनेक्स कर लिया था। नाउ G7 डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और फिक्स्ड हेडक्वार्टर। अभी आप प्रेजेंट देखेंगे कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन या फिक्स्ड हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। जो भी डिसीजन इसके लीडर के द्वारा लिए जाते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मानना ही मानना है। राइज ऑफ इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें या ब्राजील की बात करें, कुछ पिछले डिकेड में G7 की रिलेवेंस को ये लोग कम कर चुके हैं। क्यों, कुछ नई कंट्री, ये आप सोचिए 70s की आपकी कोई संस्था है वो अभी रिलेवेंट कैसे हो सकती है। सिनेरियो में और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो क्या हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है। वो उसमें अगर मेंबर नहीं है तो आप नहीं जान सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि ग्लोबल जो जीडीपी का शेयर है वो कितना गिर चुका है, 40% तक। G7 नेशंस की बात करते हैं तो वो एनुअली मिलते हैं, ठीक है। लीडर जो आपके मेंबर कंट्रीज होते हैं उनको भी बनाया जाता है रैशनल बेसिस पे। समिट इनफॉर्मल गैदरिंग होती है, ठीक है, लगभग 2 दिन तक होती है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के मेंबर भी आते हैं एंड अलग अलग जो आपकी ग्लोबल इश्यूज है उस पर डिस्कशन किया जाता है। सो दिस इज रिगार्डिंग G7 के बारे में, ठीक है। सो आज का न्यूज़ आर्टिकल, आज की जो एनालिसिस है यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।